हेलो गाइस, वेलकम टू अनअकैडमी यूपीपीएससी। मैं खुशबू चतुर्वेदी एक बार फिर से हूँ आपके सामने आपकी आज की करंट अफेयर्स लेकर के, यानी कि 28 अप्रैल 2020 की करंट अफेयर्स लेकर के। एंड इस करंट अफेयर्स के सेशन में मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहती हूँ कि आप पूरे के पूरे वीडियो में जितना भी डिटेल कंटेंट मौजूद है उस पूरे के पूरे कंटेंट को आप डाउनलोड कर सकते हो। कैसे डाउनलोड कर सकते हो? इस वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उस चैनल को ज्वाइन करके वहां पर प्रोवाइड होने वाली सारी के सारे करंट अफेयर्स का पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं ऑन द डेली बेसिस। तो इसको आप क्या करोगे? डेली डेली देखोगे। खैर, आपकी आज की जो करंट अफेयर्स है इसको स्टार्ट करते हैं। एंड आपके यूपी एग्जामिनेशन के लिए या यूपी के द्वारा यूपी में होने वाले सभी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपका जो पहला प्रश्न है इसमें आपसे बोला जा रहा है क्या कि रूहदार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, पहला आपसे बोल रहे हैं कि CSIR नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट NBRI ने हाल ही में स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सामग्रियों का उपयोग करते हुए रूहदार नाम का एक कम लागत वाला मैकेनिकल वेंटिलेटर विकसित किया है। रूहदार आवश्यक कार्यात्मकता प्रदान करता है जो गंभीर रूप से बीमार कोविड-19 रोगी के जीवन को बचाने के लिए आवश्यक पर्याप्त श्वसन सहायता प्रदान कर सकता है। दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? भाई, आपका जो पहला स्टेटमेंट है ये गलत है। क्यों गलत है अभी आपको पता चल जाएगा। तो आपका जो सेकंड स्टेटमेंट है वो सही है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे सी हो जाएगा। देख लेते हैं, आपको बता देती हूँ। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे यानी कि IIT बॉम्बे, NIT श्रीनगर और इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी IUST ने अवंतीपोरा, पुलवामा, जम्मू और कश्मीर के इंजीनियरिंग छात्रों की एक टीम ने स्थानीय रूप से, यहाँ पे आपका NBRI नहीं है, स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्रियों का उपयोग करते हुए रूहदार का नाम का एक कम लागत वाला वेंटिलेटर विकसित किया है। यह आविष्कार वेंटिलेटर की समस्या को हल करेगा जो कि कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए प्राथमिक आवश्यकता है। आपको बता दूं। देन आपसे बताया जा रहा है कि अस्पतालों में उपयोग किए जाने वाले कम कीमती वेंटिलेटर की जो कीमत है वो लाखों रुपए होती है। आपको बताऊं कि रूहदार आवश्यक कार्यात्मकता प्रदान करता है। आपका सेकंड स्टेटमेंट जो कि करेक्टली बिल्कुल सही लिखा है यहाँ पे, जो गंभीर रूप से बीमार कोविड-19 रोगी के जीवन को बचाने के लिए आवश्यक पर्याप्त श्वसन सहायता प्रदान कर सकता है। इस प्रोटोटाइप की लागत करीबन 10,000 रुपए है। अगर इसका हम बल्क में उपयोग करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, तो इसकी जो कॉस्ट होगी वो और भी ज्यादा कम आएगी। आपको बता दूं कि इस वेंटिलेटर का इस्तेमाल बुनियादी मापदंडों जैसे कि टाइडल वॉल्यूम, आपकी श्वास प्रति मिनट और निश्वासन श्वास निस्सारण संबंधी अनुपात के नियंत्रण के लिए किया जा सकता है। इसके संचालन के दौरान में लगातार दबाव की निगरानी पर नियंत्रण के लिए भी इसका हम लोग उपयोग कर सकते हैं। देन ये है आपका वेंटिलेटर जिसको आप लोग क्या कर रहे हो, यहाँ पे देख रहे हो। आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें आपसे बोला जा रहा है कि देवानंद कोवर, इनका हाल ही में निधन हुआ है। यह कहाँ और कहाँ के पूर्व राज्यपाल थे? भाई, ये आपका अनअकैडमी की आप एप्लीकेशन देखोगे वहां पे भी है। बिहार और त्रिपुरा के ये क्या है, आपके प्रीवियस या पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं। आपको बता दूं कि बिहार और त्रिपुरा के पूर्व राज्यपाल और दिग्गज कांग्रेसी नेता देवानंद कोवर का हाल ही में गुवाहाटी स्थित उनके आवास पर वृद्धावस्था के कारण या वृद्धावस्था की बीमारी के कारण निधन हो गया। वे 86 ईयर्स के थे। कुंवर 24 जुलाई 2009 से 8 मार्च 2013 तक बिहार के राज्यपाल रहे थे। उन्होंने 25 मार्च 2013 से 29 जून 2014 तक त्रिपुरा के राज्यपाल के तौर पर भी अपनी सेवाएं दी थी। कोवर ने दिसंबर 2009 से जनवरी 2010 तक पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का भी अतिरिक्त जो आपका प्रभार होता है उसको भी संभाला था। कोवर 1955 में छात्र नेता के तौर पर कांग्रेस में शामिल हुए थे। एंड कोवर असम से 4 बार विधायक रहे हैं। उन्होंने तरुण गोगोई के नेतृत्व वाली सरकार में वित्त मंत्री के रूप में भी काम किया है। ये आपके हैं देवानंद कोवर जी, इनको देख लीजिए आप। देन आपका नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें आपसे बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय के में नए स्कूल शिक्षा सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? भाई, आपकी अनीता करवाल को नियुक्त किया गया है। इससे पहले अनीता जो करवाल थी ये आपकी CBSE यानी कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के अध्यक्ष अनीता करवाल को मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने नई स्कूली शिक्षा सचिव नियुक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने श्रीमती करवाल को इस पद पर नियुक्त किया है। गुजरात कैडर की 1988 बैच की श्रीमती करवाल उच्च शिक्षा सचिव अमित खरे का स्थान लेंगी, जो फिलहाल स्कूली शिक्षा सचिव का काम देख रहे हैं। ये सारी की सारी डिटेल्स आप पढ़ सकते हैं। आपको बता दूं कि श्री खरे को कुछ माह पूर्व उच्च शिक्षा सचिव बनाया गया था और वह स्कूली शिक्षा सचिव का अतिरिक्त कार्यभार संभालेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय में राजनीति विभाग से MA करने वाली श्रीमती करवाल ने स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में कई उल्लेखनीय कार्य किए हैं। वह 31 अगस्त 2017 को CBSE की अध्यक्षा बनाई गई थी। वह गुजरात में 2014 के चुनाव के दौरान मुख्य चुनाव अधिकारी भी रही थी। आपको जो अन्य अपॉइंटमेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हो, ये सारी की सारी नियुक्तियां आप प्लीज देख लीजिएगा। मैं इनको एक एक को नहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ, बट दीज जो अपॉइंटमेंट्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन एज वेल।
देन आपका जो नेक्स्ट प्रश्न है इसमें आपसे बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसने लेह नई दिल्ली के लिए हाइड्रोजन ईंधन बस और कार परियोजना शुरू की है। तो भाई आपको बता दूं कि नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन एनटीपीसी ने ये काम स्टार्ट किया है। आपको बता दूं कि एनटीपीसी लिमिटेड भारत का सबसे बड़ा बिजली उत्पादक है और विद्युत मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम भी है, पीएसयू है। उपक्रम ने लेह और नई दिल्ली के लिए 10 हाइड्रोजन फ्यूल सेल एफसी आधारित इलेक्ट्रिक बसों और 10 हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित इलेक्ट्रिक कारों के लिए वैश्विक अभिरुचि पत्र आमंत्रित किया है। एनटीपीसी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड द्वारा ईओआई जारी किया गया है। आप इसको देख सकते हो यहाँ पे। देन आपको बता दूं कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित वाहनों की खरीद देश में अपनी तरह की पहली परियोजना है जिसमें हरित ऊर्जा से लेकर के फ्यूल सेल वाहन तक का संपूर्ण समाधान विकसित किया जाएगा। इस पहल के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का भी समर्थन लिया गया है। लेह और दिल्ली की या नई दिल्ली की पायलट परियोजनाओं के हिस्से के रूप में हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग तथा इसके भंडारण और वितरण की सुविधाएं विकसित की जाएंगी। हाइड्रोजन से चलने वाले वाहनों को लॉन्च करने का उद्देश्य मोबिलिटी सेगमेंट यानी कि गतिशीलता के साधन तथा कार्बन उत्सर्जन से मुक्त करना है। आपको सभी को पता होगा कि अगर हम हाइड्रोजन को यूज करते हैं एज अ फ्यूल इन आर व्हीकल्स तो उससे आपके एटमॉस्फेयर में जो अमाउंट ऑफ पोल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस होता है। जर्मनी ने आपकी बस बनाई थी जहां पे वो हाइड्रोजन का यूज़ कर रहे थे। फिर प्रश्न ये उठता है कि भाई हाइड्रोजन हम इतने समय से यूज़ कर रहे हैं तो ऐसा क्या है हाइड्रोजन में स्पेशल जो हम इसको यूज़ नहीं कर पा रहे थे अभी तक। हमारे पास में तो आपकी एक परमाणु क्रमांक के साथ में हाइड्रोजन हमेशा से अवेलेबल था बट बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है। इसकी इतनी रिएक्टिवनेस को देख करके इसको स्टोर करना डिफिकल्ट होता है। तो मे बी अभी आपका जो स्टोरिंग कैपेसिटी है या स्टोरिंग की टेक्निक है वो हमारे पास में आ गई होगी जिसकी वजह से हम इस चीज़ में इस क्षेत्र में सक्सेसफुल हुए हैं, इस प्रोजेक्ट में सक्सेसफुल हुए हैं कि हम क्या करेंगे लेह में और नई दिल्ली में इस तरीके की जो आपकी बसें हैं उनका निर्माण कर पाएंगे ऑन अ लार्ज स्केल। देन आपको बता दूं कि जो एनटीपीसी है इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। आपको पता होगा कि सेल यानी कि सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इसको भी कई बार एग्जामिनेशन में पूछा आता है। तो एनटीपीसी के साथ साथ में सेल भी 1975 में आपका एस्टैब्लिश्ड एक उपक्रम है, पीएसयू है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका जो स्वामी है वो भारत सरकार है, इंडियन गवर्नमेंट है, पब्लिक सेक्टर यूनिट की ये है। सो एनटीपीसी का ये लोगो है, आप इसको देख के अपने आप से ही समझ सकते होगे। देन आपसे बोला जा रहा है नेक्स्ट प्रश्न में कि कार्यस्थल पर सुरक्षा एवं स्वास्थ्य दिवस डैश को मनाया जाता है। भाई ये जो दिवस होता है ये 28 अप्रैल को मनाया जाता है। आज 28 अप्रैल है और इसके लिए आपने एक डेट भी पढ़ लिया। विश्व भर में कार्यस्थल पर सुरक्षा एवं स्वास्थ्य विश्व दिवस 28 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व भर में कार्यस्थल पर सुरक्षा एवं स्वास्थ्य विश्व दिवस प्रतिवर्ष दुनिया भर में काम के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं और बीमारियों की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए मनाया जाता है। भाई ऐसा बहुत सारा आपका देखा जाएगा कि आपकी फैक्ट्री स्टैंडर्ड्स भी हैं। लाइक अगर आप फैक्ट्री में काम करते हो तो वहाँ पे प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस हैं कि नहीं है, प्रॉपर वेंटिलेशन की तैयारियां हैं कि नहीं है, प्रिपरेशन हैं भी कि नहीं है, कि आपके जो वर्कर्स एक कंपनी में काम कर रहे हैं क्या उनको सारी सहूलतें प्रदान करी जा रही हैं उनको काम कराने के लिए। सो मानवीय अवस्थाएं वहाँ पे उपलब्ध होनी चाहिए। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर हम लोग देखेंगे कि हमने एक डे सेलिब्रेट किया है, एक डे को बनाया है, तो ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छा सा स्टेप है कि हम इस क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं। आपको बता दूं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने या उसके द्वारा जारी अभियान में कार्यस्थल पर सुरक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी आंकड़ों को एकत्रित करने एवं उनके उचित उपयोग के लिए उनकी क्षमता को सुधार में लाने के लिए फोकस किया गया है। खैर आपको बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता होगा कि इंटरनेशनल लेबर लॉ आपके ईपीएफओ एग्जामिनेशन में काफ़ी पूछे आते हैं। तो फॉर ईपीएफओ एग्जामिनेशन दिस न्यूज़ इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इसको पढ़ के रखना ही रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन द्वारा इस दिवस की घोषणा की गई। इसे प्रतिवर्ष 2003 से मनाया जा रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपके एग्जामिनेशन में स्टेटमेंट वाइज एक क्वेश्चन पूछा जाएगा अगर आप ईपीएफओ की तैयारी कर रहे हैं। इसका उद्देश्य कार्यस्थल पर कार्यरत कर्मचारियों को सुरक्षा एवं अन्य स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है। आईएलओ वर्ष 2003 में ट्रेड यूनियन के आग्रह पर इसमें शामिल हुआ था। आईएलओ द्वारा यह अभियान दुनिया भर में मजदूरों की परेशानियों एवं उनकी सुरक्षा के लिए बेहतर उपयोगों एवं सुविधाओं को सरकार को जागरूक करना है, क्या उनकी तरफ जागरूक करना है। आपको बता दूं कि कार्यस्थल पर सुरक्षा एवं स्वास्थ्य विश्व दिवस मुख्य रूप से कार्यस्थल पर किसी प्रकार की दुर्घटना एवं बीमारियों से बचाव करने के लिए होता है। अब मैं हमेशा बोलती हूँ कि भाई आपको मूवीज नहीं देखनी चाहिए, बट कहीं ना कहीं ये आपकी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं कि भाई अगर हमारे वर्कर्स इस एरिया में जा रहे हैं या किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी मिल में, किसी भी अंदर माइन में काम कर रहे हो और वहाँ पे अगर उनको सफोकेशन हो रही है या उनको वो आपकी एमिनिटीज़ नहीं प्रोवाइड हो रही है जो एक वर्कर को होनी चाहिए, तो उसके अगेंस्ट भी आपका स्टेप लिया जा सकता है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। देन आगे बढ़ लेते हैं। आपसे बोल रहे हैं
कि यह जो जागरूकता है ये संबंधी कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत लोगों को यह बताया जाता है कि वे कार्यस्थल पर किस तरह से विभिन्न बीमारियों एवं दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। तो मेरे फादर के यहाँ भी आपका इस तरीके का एक्टिविटी होती थी कि वहाँ पे सेफ्टी मेजर्स को बहुत ज़्यादा फॉलो करने का बहुत स्ट्रिक्टली बोला जाता था। एंड आज हर जगह में है कि आपको अपनी कंडीशंस को ध्यान में रखना ही रखना है। कंपनी इस तरीके के नॉर्म्स एंड कंडीशंस बनाती है कि आप किसी भी तरीके से अपनी और किसी अन्य वर्कर की जो आपके साथ में काम कर रहा है आप उसकी सेफ्टी से खिलवाड़ ना करें, आप प्रॉपर तरीके से काम करें। देन आपको बता दूं नेक्स्ट प्रश्न में देखिए भाई आपका ये वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क है, सो आप इसको देख ही सकते हो प्रॉपर तरीके से। देन आपका जो नेक्स्ट वर्क क्वेश्चन है इसमें आपसे बोल रहे हैं कि हाल ही में समाचारों में देखा गया GW190412 क्या है। भाई ये असमान द्रव्यमान के दो ब्लैक होल का विलय है, ये आपके मर्ज हो गए हैं। देन इसके बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं। सो लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेब लेबोरेटरी लीगो, इसके बारे में आपने सुना होगा कि वर्ष 2016 आई थिंक 16-17 में इस क्षेत्र में या लीगो के रूप में या लीगो के लिए 2017 में आपको मिला हुआ था, फिजिक्स के क्षेत्र में आपको नोबेल अवार्ड मिला है। सो लीगो ने असमान द्रव्यमान के दो ब्लैक होल के विलय का पता लगाया है और इस घटना को GW190412 नाम दिया गया है। पहली बार गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाने के 5 साल बाद यह क्या हुआ आपका ज्ञात हुआ। तो अगर मैं 17 बोलूं तो 17, 18, 19, 20, तो आई थिंक ये 16 होगा, बट मेरे हिसाब से एग्जैक्टली ये 16 का आपका है नोबेल अवार्ड, जो 16 में घोषित किए जाते हैं, 17 में आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, तो ये तभी का है। देन विलय से संकेत का विश्लेषण एक ब्लैक होल के बीच के उद्भव को दर्शाता है जो सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 30 गुना और एक अन्य ब्लैक होल था जो सौर द्रव्यमान का 8 गुना था। यह विलय पृथ्वी से 2.5 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर हुआ, आपको बता दूं। देन पहचाने गए संकेतों की तरंग में अतिरिक्त विशेषताएं हैं जो घटना से दूरी की तरह ब्लैक होल के बारे में कई अन्य बातों का अनुमान लगाने में मदद करती हैं। जैसे बड़े पैमाने पर ब्लैक होल की कोणीय गति यानी कि आपका सर्कुलर जो मोशन होता है या आपका रेक्टेंगुलर या आपका कर्व्ड होती है वेग मोशन होता है। देन पृथ्वी से संबंधित घटना की दिशा, अलग अलग द्रव्यमान वाले ब्लैक होल में गुरुत्वाकर्षण तरंगों की कक्षीय आवृत्ति यानी कि ऑर्बिटल जो आपकी फ्रीक्वेंसी है पर उत्सर्जित किया जाता है जो बाइनरी का दुगना होता है। विलय से पता चला है कि संकेत में आवृत्ति 3 बार कक्षीय आवृत्ति है, ठीक है। देन इस बाइनरी में समान द्रव्यमान होता है जो जब कक्षा सामने आमने होती है तो उत्सर्जन कम से कम होता है। आगे बढ़ लेते हैं। मे बी यहाँ पे इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट किया गया तो मे बी आपको कुछ प्रॉब्लम आएगी, तो उसको अपने हिसाब से आप लोग सही करके कर लीजिएगा। एंड देन आपका नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें आपसे बोल रहे हैं कि निम्न में से किस संस्थान ने विलोकाना, ठीक है, विलोकाना नामक एक AI यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता शब्दार्थ खोज इंजन विकसित किया है। सो भाई ये जो काम किया गया है आई थिंक ये IITM केरल के द्वारा किया गया है। अब इसका अर्थ देखेंगे, आ जाइए। बिल्कुल मैं सही हूं कि भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी और प्रबंधन संस्थान केरल ने एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता शब्दार्थ खोज इंजन विलोकाना विकसित किया है। यह खोज इंजन शोधकर्ताओं को वैज्ञानिक अध्ययन में गहरी अंतर्दृष्टि प्राप्त करने में सक्षम बनाता है, खासकर जब उन्हें कोविड-19 संकट का शीघ्र समाधान खोजने की आवश्यकता होती है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खोज इंजन का नाम विलोकाना है जिसका संस्कृत में अर्थ होता है पता लगाना। देन सर्च इंजन का विकास, अगर आप जाएंगे साउथ इंडिया तो आपको पता होगा कि केरल की जो लैंग्वेज है वो मलयालम है एंड मलयालम इज द टफेस्ट लैंग्वेज इन इंडिया एंड इसमें काफ़ी कुछ शब्द जो हैं वो आपके संस्कृत के मिले हुए हैं, तो अपने आप में एक बड़ी ही डिफिकल्ट भाषा है, इसको आप देख सकते हो। देन सर्च इंजन का जो विकास है वो सेंटर फॉर आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस एंड न्यूरोमॉर्फिक सिस्टम यानी कि न्यूरो IGI यानी कि IITM के प्रोफेसर AP जेम्स इनके नेतृत्व में एक टीम द्वारा किया गया है जो अनुसंधान केंद्र में खुले विज्ञान पहल के हिस्से के रूप में थे। देन ये आप देख सकते हो विलोकाना का एक लोगो है। देन आपके नेक्स्ट प्रश्न में आपसे बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में अपराध के लिए कोड़े लगाने की सजा को बंद कर दिया है। भाई अपना सऊदी अरब जो है उसने ये सजा जो है उसको समाप्त कर दिया है। रीजन देख लेंगे इसके पीछे। सऊदी अरब ने अपराध के लिए सजा के रूप में कोड़े मारने की सजा को समाप्त कर दिया है। यह सुधार शारीरिक दंड के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानदंडों के अनुरूप राज्य को लाने के लिए किया गया था। आयोग का कहना है कि 18 साल से कम उम्र के किए गए अपराधों के लिए नाबालिगों की मौत को सजा नहीं दी जाएगी। एक अन्य फैसले में न्यायाधीशों को कोड़े लगाने की सजा देने का चलन खत्म करके इसके बजाय कैद की सजा, जुर्माने या सामुदायिक सेवा का प्रावधान करने का आदेश भी दिया गया। देन आप देख सकते हो कि हाल ही के वर्षों में जिस्मानी सजा का सबसे हाई प्रोफाइल उदाहरण सऊदी ब्लॉगर राइफ बडावी का मामला था, ठीक है। अब इसको अगर आप देखोगे, जिन्हें 2014 में अपमानजनक इस्लाम के लिए और उदार मीडिया मंच स्थापित करने के लिए 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी, उन्हें अगले वर्ष यूरोपीय संसद के
सखारोव मानवाधिकार पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। सऊदी अरब ने दुनिया में सबसे ज्यादा मानवाधिकारों का हनन किया जाता है जारी निर्देश को किंग सलमान और उनके बेटे क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की ओर से मानवाधिकार सुरक्षा को विस्तार देने के लिए उठाया गया कदम माना जा रहा है। देन आपके 9th प्रश्न में या नेक्स्ट प्रश्न में आपसे बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से वो कौन सी सरकार है जो कोरोना रोगियों के उपचार के दौरान मानसिक तनाव को कम करने के लिए आनंद संस्थान को उपयोग में लाएगी। बट यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि वो सारे के सारे रोगी जो आपके कोरोना पॉजिटिव हैं, क्या सिर्फ वही मानसिक तनाव में है? जो घर में बैठे हैं वो भी मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं। इंस्टीड मैं भी हूँ इसमें आपका एक एग्जाम्पल कि हम सभी अपने घरों में रह करके हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो हम लोग भी तनाव से गुजर रहे हैं और इस दौरान में किस तरीके से अपने आप को सही करना है। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि भाई एक ही चीज़ में मत रह जाइए, वैरायटी ऑफ थिंग्स करिए। सो ये मैं एडवाइस दे रही हूँ, बट स्टिल मैं भी इससे सफ़र कर रही हूँ इस वक्त मानसिक तनाव से। देन आपका ये जो काम किया है ये मध्य प्रदेश की सरकार ने किया, बड़ा ही अच्छा काम किया है। बट अपने नॉर्मल जो बीमार सिटीजन नहीं है उनके लिए भी कुछ सोचा जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश सरकार कोरोना मरीजों का इलाज करने के दौरान मानसिक तनाव कम करने के लिए आनंद संस्थान को उपयोग में लाएगी। मंत्रालय के माध्यम से मरीजों के लिए मनोरंजक गतिविधियों के माध्यम से हल्का फुल्का माहौल तैयार किया जाएगा। इसके जरिए मरीजों का लगातार मनोबल बढ़ाया जाएगा जिससे तनाव कम हो। देन अगर एक सही डेटा मैं आपको बताऊं तो ऐसा बोला जा सकता है कि जितने पेशेंट्स जो कोविड पॉजिटिव हैं वो जितना टेंशन और डिप्रेशन के शिकार नहीं हो रहे हैं, वो उससे ज़्यादा हो रहे हैं जो घर में बैठे हुए हैं वो लोग। सो यहाँ पे इनका भी ध्यान देना चाहिए। खैर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसके लिए आनंद विभाग यानी कि राज्य आनंद संस्थान को पुनर्जीवित करने और यहाँ काम करने वाले आनंदाकों या आनंदकों की सेवाएं लेने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। देन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोविड-19 अस्पतालों, क्वारंटाइन सेंटर्स में ऑडियो वीडियो के माध्यम से संगीत, फिल्म प्रदर्शन, प्रेरणादायक संदेश तथा मनोरंजक कार्यक्रम दिखाए जाएंगे। साथ ही कोरोना मरीजों की सेवा में दिन रात जुटे स्वास्थ्य कर्मी, पुलिसकर्मी, नगर निगम कर्मचारी, नर्सिंग स्टाफ का भी मनोबल बढ़ाया जाएगा जिससे वे अपना कार्य बिना किसी तनाव के कर पाएं। बहुत ही एक आप बोलोगे परेशानी भरा समय है जब कोई शारीरिक रूप से परेशान है, कोई मानसिक रूप से परेशान है, कोई आर्थिक रूप से परेशान है। हर तरफ आप परेशानी इस वक्त देख सकते हो और इस दौरान में सब एक दूसरे की सहायता करके अपने आप को मनोबल करने की, अपने आप को मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप है जो कि उठाया गया है मध्य प्रदेश के द्वारा। आई होप कि ये सारी की सारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो अन्य स्टेट्स के थ्रू भी आपकी स्टार्ट करी जाएँ। ये मेरा पर्सनल मानना है, बाकी सभी के अपने अपने अलग अलग अनुभव हो सकते हैं। खैर, आपको बता दूं कि अगस्त 2016 में तत्कालीन शिवराज सरकार ने राज्य आनंद संस्थान का गठन किया था। तो वो सारे के सारे कैंडिडेट्स जो एमपीपीएससी का एग्जामिनेशन देने वाले हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि राज्य आनंद संस्थान का गठन कब किया गया था। तो ये 2016 अगस्त में किया गया था। ठीक है। देन आपको बता दूं कि इसकी जो गतिविधियां हैं भी वहां पे आपकी शुरू हो गई थी और हर साल इसका कैलेंडर भी जारी हो रहा था। इसमें ग्रामीण अंचल में होने वाले खेलों को शामिल किया गया था। साथ ही पूरे प्रदेश में आनंद उत्सव का आयोजन भी किया जाता था। 2018 में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार आई और उन्होंने राज्य आनंद संस्थान को बंद कर दिया। उन्होंने धर्मस्व और राज्य आनंद संस्थान को मर्ज कर अध्यात्म विभाग बना दिया था। सो ये सारे के सारे काम होते हैं। खैर, आपकी एक गवर्नमेंट का एक पॉजिटिव इनिशिएटिव दूसरी गवर्नमेंट के लिए आकर के आपका एक स्टेप हो जाता है जो कि कर दिया जाता है। खैर, अगर मैं भोपाल के बारे में बताऊं तो ये राजधानी है मध्य प्रदेश की। इसका जो राजकीय वृक्ष है वो आपका बरगद का पेड़ है। राज्य का जो फल है वो आम है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, राज्यपाल लालजी टंडन है। आई होप कि मैं बैक टू बैक कई दिनों से आपको बता रही हूँ मध्य प्रदेश के बारे में। सो आपको काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मध्य प्रदेश के बारे में पता चल गई होगी। मल्टीपल रिवर्स हैं यहाँ पे मध्य प्रदेश में। अगर आप जाओगे तो बहुत सारी, चंबल हुई, शिप्रा हुई, आपकी बेतवा हुई, ये सब रिवर्स आपको देखने को मिलेंगी मध्य प्रदेश में। तो आप देख लीजिए मध्य प्रदेश को भी। देन आपका आज का अंतिम प्रश्न है, और काश मैं लाइव होती तो मैं आप लोगों से बात कर पाती ढेर सारा, मेरा भी मनोबल थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता। बट अगेन हम लोग क्या करेंगे, मेरा आप लोगों से मैं मोटिवेट होती हूँ। तो निम्न में से किसने म्यूचुअल फंड के लिए 50,000 करोड़ रुपए की विशिष्ट तरलता सुविधा यानी कि स्पेसिफिक लिक्विडिटी फैसिलिटी की घोषणा की है? रिजर्व बैंक ने करी है, ये सभी को पता है कि न्यूज़ में आ रही है बार बार। एंड आगे चलते हैं, बता देते हैं कि है क्या। म्यूचुअल फंड पर तरलता दबाव को कम करने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक ने 50,000 करोड़ रुपए के म्यूचुअल फंड के लिए विशेष तरलता सुविधा देने की घोषणा की है। इस सुविधा के तहत आरबीआई बैंकों को कम दरों पर धन मुहैया कराएगा और म्यूचुअल फंडों की तरलता आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बैंक निधियों का भी लाभ उठा सकता है। आपको बता दूं कि स्पेशल लिक्विडिटी फंड MF यानी कि म्यूचुअल फंड के तहत आरबीआई फिक्स रेपो रेट पर 90 दिन की अवधि का एक रेपो ऑपरेशन शुरू करेगा। SLF यानी कि स्पेशल लिक्विडिटी फंड म्यूचुअल फंड ऑन टॉप
और ओपन एंडेड है, और बैंक सोमवार से शुक्रवार तक किसी भी दिन वित्त हासिल करने के लिए अपनी बोली जमा कर सकते हैं। यह सुविधा 27 अप्रैल से शुरू हो चुकी है और 11 मई 2020 तक इसको लागू रखा जाएगा। आपको बता दूं कि यूएस बेस्ड म्यूचुअल फंड हाउस फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने भारत में 6 ऋण निधि को बंद कर दिया है। इससे म्यूचुअल फंड्स में लिक्विडिटी की समस्या होने का डर लोगों को सताने लगा था। आरबीआई ने यह भी भरोसा दिलाया कि बाजार के हालात को देखते हुए वह टाइमलाइन और अमाउंट की समीक्षा करेगा। केंद्रीय बैंक ने कहा कि कोविड-19 की वजह से पूंजी बाजारों में अस्थिरता बढ़ गई है। कोरोना महामारी ने म्यूचुअल फंड पर भी तरलता पर दबाव डाला हुआ है। आपको बता दूं कि म्यूचुअल फंड है क्या। म्यूचुअल फंड निवेश करने वाली जनता से धन इकट्ठा करते हैं और उस धन का उपयोग अन्य प्रतिभूतियों, आमतौर पर शेयरों और बॉन्डों को खरीदने के लिए करते हैं। म्यूचुअल फंड के शेयर में निवेश स्टॉक के शेयर में निवेश करने में अलग है। स्टॉक के विपरीत म्यूचुअल फंड शेयर अपने धारकों को कोई मतदान अधिकार नहीं देते हैं। म्यूचुअल फंड का एक हिस्सा सिर्फ एक होल्डिंग के बजाय कई अलग अलग शेयरों पर अन्य प्रतिभूतियों के निवेश पर प्रतिनिधित्व करता है। बहुत सिंपल सी बात है कि भारत जैसे देश में जहाँ पे लोगों के पास में पैसा है, जहाँ पे लोगों के पास पैसा है और जहाँ पे लोगों के पास पैसा नहीं भी है, सो इन दोनों कंडीशंस में अगर आप देखोगे तो हमें इन्वेस्टमेंट का तरीका नहीं पता। हम बचपन से लेके बड़े हो जाते हैं बट हमें नहीं पता कि विच इज़ द राइट वे टू इन्वेस्ट आवर मनी इन विच डिपार्टमेंट, इन विच डायरेक्शन। सो उसके लिए आपका म्यूचुअल फंड जैसी संस्था 1961 में आई थिंक स्थापित करी गई थी। मैं बहुत ज़्यादा श्योर नहीं हूँ बट येस आई हैव अ आइडिया समथिंग लाइक दैट कि 1961 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। और इसको स्टैब्लिश करने का मेन पर्पस ये था कि वो सारे के सारे प्रोफेशनल्स जिनको सही जगह में सही डायरेक्शन में इन्वेस्टमेंट करने का अनुभव होता है, वो उस डायरेक्शन में जा करके आपके जो फंड है, आपका जो पैसा है वो आपसे कलेक्ट करेंगे और उसको हम लगाएंगे। तो अल्टीमेटली जो भी आपको प्रॉफिट होगा वो आपको दिख जाएगा आपके फंड्स में। सो ये है आपका म्यूचुअल फंड। बट ये एग्जैक्टली वही प्रोसेस है कि जिस तरीके से आप शेयर खरीदते हो किसी कंपनी में तो वहां पे आपको वोटिंग राइट भी मिलता है, बट इन केस ऑफ म्यूचुअल फंड आपको वोटिंग राइट नहीं मिलता। ये साफ साफ इसमें लिखा हुआ, आप इसको समझ सकते हो। खैर, ये तो हो गई म्यूचुअल फंड की बात। देन बात कर लेते हैं आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, यानी कि आरबीआई की। आरबीआई का मुख्यालय जो है मुंबई में है, महाराष्ट्र में, एंड बड़ा ही आपकी स्थिति विकराल है इस वक्त में मुंबई की। तो स्पेशली भारत में 50% से ज़्यादा केस तो मुंबई में ही है। देन इसका जो गठन हुआ था वो 1 अप्रैल 1934 को हुआ था, आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत। इसके जो गवर्नर हैं वो शक्तिकांत दास हैं, शक्तिकांता नहीं है, शक्तिकांत दास। देन इनके जो डिप्टी गवर्नर हैं वो 4 हैं, बेसिकली सभी को पता है। एक हो गए आपके बीपी कानूनगो यानी कि विभू प्रसाद कानूनगो, महेश कुमार जैन, माइकल देवव्रत पात्रा, एंड एक नियुक्ति अभी बाकी है। तो ये 3 अभी हैं हमारे पास में, एंड चौथे हमारे डिप्टी गवर्नर अभी नहीं है हाल फिलहाल में। आरबीआई को आप देख सकते हो कि खजूर के वृक्ष के नीचे बैठा बाघ जो है वो इसका सिंबल है, इसका लोगो है। ये आपको याद करना है एग्जामिनेशन में, जब आप इसको बताते हो तो काफ़ी अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। सो आई होप कि आपको ये सारे के सारे करंट अफेयर्स एंड उसके साथ साथ में मेरे द्वारा दिए गए जो भी थोड़ा बहुत नॉलेज है, जो मैंने मिस्टेकनली सही दी होगी, गलत होगी, आई हैव नो आइडिया विद दैट ऑफ दैट, बट स्टिल मैंने आपको कोशिश करी कि मैं आपको ये प्रोवाइड कर सकूं। एंड आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। बहुत जल्दी मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये आपको मैं लाइव दे पाऊँ ताकि मैं आपके साथ में एक इंटरेक्शन मेंटेन करके पाऊँ, क्योंकि इस कोविड-19 के दौर में जब आपके पास में पैसों की कमी है, जब आपके पास में समय की अत्यधिक समय है आपके पास में, लेकिन रोजगारों की कमी है, धन की आर्थिक कमी है, तो लोग हर तरीके से शारीरिक, मानसिक, आर्थिक परिस्थितियों में, और इवन हम सामाजिक प्राणी हैं, मानव एक सामाजिक प्राणी है, तो हम समाज में भी उस तरीके से उठ बैठ नहीं पा रहे हैं जिस तरीके से हम अपने स्वतंत्रता के साथ में करते हैं। तो इस जगह में आप समझ सकते हो कि आप किस तरीके की प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हो, मैं समझ सकती हूँ। सो अगेन जितना भी कंटेंट है आपको पीडीएफ में इसका रिटन फॉर्म भी मिल जाएगा। तो अदर जितनी भी अनीता करवाल जी के साथ में आपकी जितनी भी अपॉइंटमेंट्स थे उनको आप लोग देख लीजिएगा, एंड डिटेल आपको मिल जाएगा। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। वहाँ पे लिंक में आपका ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे एक लिंक दिया होगा जहाँ पे आपके करंट अफेयर्स पीडीएफ 28 ऑफ अप्रैल के विजन हो गए या लिखे होंगे, वहाँ पे विजिबल होंगे। सो आप वहाँ से इनका करंट अफेयर्स अपलोड कर सकते हो या डाउनलोड कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन अगेन, एंड होपफुली बहुत वेट करती हूँ आप लोगों का, मिलूंगी आप लोगों से बहुत जल्दी। एंड अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन, बाय बाय, टेक केयर।